बारिश में चूल्हे के पकौड़े और सिलबट्टी की तीखी चटनी। रेलवे स्टेशन के पास कच्ची झोपड़ी पट्टी में कमला अपनी दोनों बहुओं के साथ चटाई पर बैठी है। अरे इतनी देर हो गई है, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। दुकान बंद भी की है या नहीं उन्होंने अभी तक? माँ जी देखिए ना, पूरा आसमान अंधेरे से घिरा हुआ है, लग रहा है बड़ी जोर से बारिश होने वाली है। दोपहर डलने को आई है, स्टेशन पर अगर ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो दोनों को समय से घर आ जाना चाहिए था। अचानक बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट होती है और मूसलाधार बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। माँ जी देखिए ना, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है कि बारिश की वजह से वो लोग अटक गए होंगे। उनके पास तो छाता भी नहीं है। सुबह जब निकले थे तब धूप खिली हुई थी। माँ जी एक काम करती हूँ, मैं जाकर उन्हें खाना टिफिन में करके दे आती हूँ, बेचारे भूखे बैठे होंगे। अरे दीदी आप जाइएगा, आप प्रेग्नेंट है, आप बाहर इतनी बारिश हो रही है, चारों तरफ कीचड़ होगा, कहीं पैर फिसल गया तो कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मैं टिफिन लेकर के आती हूँ। हाँ बहू, रेखा सही कह रही है, तू आराम कर। ऐसे 7 महीने के पेट से होकर तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। इतनी बारिश में रेखा चली जाएगी। रेखा जल्दी से रसोई के कोने में रखे टिफिन में खाना पैक करती है और स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। स्टेशन पर बनी चाय की छोटी टपरी के नीचे रमेश और सुरेश भीगे हुए कपड़ों में बारिश रुकने का इंतजार करते बैठे हैं। अरे तुम टिफिन लेकर आ गई, हम लोग थोड़ी देर में तो आने वाले थे। इतनी जोर की बारिश हो रही थी, मुझे लगा आपके पास छाता नहीं है और भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम टिफिन ले आई, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। दोनों भाई वहीं टपरी के तख्ते पर बैठकर टिफिन खोलते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं और रेखा वहां से लौटने लगती है। रेखा जब स्टेशन से वापस लौट रही होती है तभी उसकी नज़र पास की एक बड़ी दुकान पर जाती है जहां भट्टी पर पकौड़े तले जा रहे हैं। दुकान के सामने कुछ खाते पीते लोग खड़े होकर मजे से गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं। अरे वाह, बारिश के मौसम में लोग कैसे पकौड़े का मजा ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक पकौड़ा खा सकूं। और अगर पैसे होते भी तो खुद अकेले पकौड़े खाना बिल्कुल सही नहीं होता। घर में माँ जी और पेट से दीदी भी तो हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। मन मार कर ही रहना हमारी किस्मत है। रेखा उदास मन से झोपड़ी में लौट आती है और तीनों मिलकर बचा हुआ थोड़ा सा रूखा सूखा खाना खाती हैं। दोपहर में जब तीनों औरतें चटाई पर आराम करने के लिए लेटती हैं तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। सरला उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस में रहने वाली शांति हाथ में एक बड़ा कटोरा लिए खड़ी दिखाई देती है। अरे देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही थी, तो हमने घर में पकौड़े तले थे, लेकिन ये बेसन का बैटर काफी सारा बच गया था। तुम लोग को चाहिए तो ले लो, फेंकने से अच्छा है किसी के काम ही आ जाए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति बैटर देकर चली जाती है। सरला कटोरा लेकर अंदर आती है तो रेखा की आंखें चमक उठती हैं। माँ जी देख रही हैं, भगवान भी हम पर कितने मेहरबान हैं। मुझे रेलवे स्टेशन पर पकौड़ों की दुकान दिखी थी और देखकर खाने का बहुत मन कर रहा था, और देखिए अब घर में बैटर चल कर आया है। अरे बहू, जब बेसन खुद चलकर चौखट पर आ गया है तो तुम लोग चूल्हा सुलगा कर पकौड़े तल ही दो ना। हाँ माँ जी, वैसे भी घर में 2 प्याज और 2 आलू तो पड़े ही हुए हैं, मैं झटपट काट लेती हूँ और पकौड़े बना देती हूँ। रेखा चूल्हे में सूखी लकड़ियां लगाकर आग जलाती है और कढ़ाई में थोड़ा सा बचा हुआ तेल डालकर गर्म होने रख देती हैं और फिर उसे पकौड़े के बैटर में आलू प्याज सब मिलाकर पकौड़े तलने लगती हैं, जिसे देखकर कमला, ऐसे सादे सूखे सूखे पकौड़े अच्छे नहीं लगेंगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं साथ के लिए तीखी चटनी बना देती हूँ। माँ जी आपने तो मेरे बिल्कुल मुंह की ही बात छीन ली, पकौड़े के साथ चटनी का ही तो असली मेल होता है। क्या माँ जी, अगर आप कहें तो मैं इनकी दुकान पर जाकर थोड़ी सी चाय पत्ती ले आऊँ, चाय और पकौड़े खा लेंगे। नहीं नहीं सरला, तू बाहर मत जा, वैसे भी तेरा 7वां महीना चल रहा है और तुझे चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन हम लोग तो तुझे कुछ अच्छा खिला नहीं पाते। मैं मस्त तीखी चटनी बना देती हूँ। माँ जी लेकिन हमारे पास तो धनिया पत्ता है ही नहीं, ना ही पुदीना पत्ता, सिलबट्टे पर पीसेंगे क्या, कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे तू फिक्र मत कर, मेरे पल्लू में 10 रुपए का एक नोट बंधा पड़ा है, मैं अभी जाकर पास के सब्जी वाले के ठेले से धनिया और पुदीना पत्ता लेकर आती हूँ। कमला पुराना छाता तान कर बाहर निकलती है और ठेले से ताज़ा हरा धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्च खरीद कर ले जाती है और सिलबट्टे को धोकर उस पर धनिया, पुदीना, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और थोड़ा नमक रखकर बट्टे से पीसने लगती हैं। दूसरी तरफ चूल्हे की आंच पर
कढ़ाई में तैरते हुए प्याज आलू के पकौड़े सुनहरे और बेहद कुरकुरे होकर छनने लगते हैं। पकौड़े और चटनी तैयार हो जाती हैं और तीनों बैठकर पकौड़े और चटनी खाते हुए। अरे वाह, टेस्टी है ये पकौड़े, कितना स्वाद है। और चटनी तो पूछो ही मत। माँ जी सचमुच सिलबट्टे की चटनी की बात ही अलग होती है। सिलबट्टे पर मसाले और पत्तियां पिसकर अपना असली रस छोड़ती हैं बहू, तभी तो स्वाद दोगुना हो जाता है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पकौड़े कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम रसीले, और इसके साथ ये चटनी कितनी अच्छी लग रही है। शाम को हमारे पति घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। शाम ढलते ही रमेश और सुरेश भीगे हुए पैरों से घर लौटते हैं तो पूरे कमरे में पकौड़ों की तीखी चटनी की खुशबू सूंघकर, क्या माँ, हमारे बिना घर में कोई पार्टी हो रही थी क्या? ये पकौड़ों की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे बगल वाली पड़ोसन बेसन का बैटर देकर गई थी, तो माँ जी ने कहा पकौड़े बनाने के लिए, और थोड़े बहुत पैसे तो बचे हुए थे ना, उससे धनिया पत्ता लाकर चटनी बना दी है। ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया। अगर कुछ पकौड़े वकौड़े बचे हो तो हमें भी दे दो जरा, मुंह में पानी आ रहा है। रेखा दोनों भाइयों के थाली में गर्मा गर्म पकौड़े और सिलबट्टे की तीखी हरी चटनी परोसती है। माँ, ये पकौड़े तो कितने टेस्टी लग रहे हैं। ऐसे पकौड़े तो रेलवे स्टेशन पर लोग भीड़ में खाते हैं, गैस के बने हुए, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता जो आपके इस चूल्हे के पकौड़े में है। कितने अच्छे से पका है और कितना कुरकुरा है। वाह, मजा आ गया खाकर। हाँ बेटा, मिट्टी के चूल्हे की धीमी और एकसार आंच में पकौड़े अंदर तक पकते हैं, गैस की तरह ऊपर से जलते नहीं हैं। और चटनी, मिक्सी में जितनी भी चटनी पीस लो, असली मजा तो सिलबट्टे की चटनी में ही होता है। वो दरदरापन जो चटनी में होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। इसी में तो असली स्वाद छिपा है। दोनों भाई खुशी खुशी सारे पकौड़े चट कर जाते हैं। रात में रेखा थोड़ी सी भुजिया और रोटियां बना देती है। रात के समय झोपड़ी की पुरानी फूस वाली छत से पानी टपकने लगता है, जिससे सबकी नींद खुल पड़ती है। अरे सुरेश, जरा वो परात उठाकर यहाँ रख दे, सीधा बिस्तर पर पानी गिर रहा है। हाँ माँ, ये छत जगह जगह से गल चुकी है, बारिश थमे तो कुछ मरम्मत करें। सभी लोग अपने अपने बिस्तर को थोड़ा साइड में खिसकाकर गीली जमीन से बचते हुए किसी तरह रात काटते हैं। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों बेटे काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं। सादा खाना देखकर रमेश, रोज रोज वही सादा खाना, कुछ अच्छा नहीं बन सकता क्या? क्या करूँ जी, आपको तो पता है कि आजकल घर में खाना भी अच्छी तरह खाने को ही नहीं रहता। घर का सारा राशन खत्म हो गया था, घर में जो सामान था मैंने वही बनाया है। अरे बेटे, बहू पर इतना भड़कने वाली क्या बात है? अब देखो, तुम लोगों की कमाई तो उतनी हो ही नहीं पा रही है। अब जो कमाई होती है उसमें से बहू इतनी मुश्किल से घर चलाती है। हाँ माँ, क्या करें, बारिश जब से शुरू हुई है रेलवे स्टेशन पर लोग ज्यादा ठहरते नहीं हैं। सब जल्दबाजी में अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। कुछ जो बंधे हुए ग्राहक हैं वही चाय पीने आते हैं। हाँ हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अभी जो रूखा सूखा है वही खा लो और भगवान का नाम लेकर काम पर निकल जाओ। दोनों भाई चुपचाप खाना खत्म करके स्टेशन चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रेखा घर के बाहर जमा हुआ कीचड़ और गंदा पानी झाड़ू से साफ करने लगती है। तभी रास्ते से गुजरती हुई दूसरी पड़ोसन विमला वहां आकर रुकती है। अरे कल तेरे घर में पकौड़े बन रहे थे क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरी गली में। हाँ चाची, वो पड़ोसन ने थोड़ा सा बेसन का बैटर दे दिया था तो चूल्हा जलाकर पकौड़े बना दिए थे हमने। अरे तुम मत पूछो यार, मिट्टी के चूल्हे के पकौड़ों की बात ही अलग होती है। इतनी सौंधी महकती कि तो मेरा तो मन ही ललचा गया। हमें भी कभी बनाकर खिलाएगी क्या? हाँ क्यों नहीं चाची, खिला तो दूं, लेकिन क्या करूं, घर में बिल्कुल भी सामान नहीं है। कोई बात नहीं, सामान की फिक्र मत कर, हम सारा सामान ला कर दे देंगे, तो बस अपने हाथों से चूल्हे पर बना देना। ठीक है चाची, आप सामान ले आना, मैं खुशी खुशी बना दूंगी। विमला अपने घर की तरफ चली जाती है और रेखा बाकी बचा हुआ कीचड़ साफ करके झोपड़ी के भीतर आती है। दोपहर होते होते आसमान में फिर से घने बादल छा जाते हैं और तेज आंधी के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है। छत के सुराखों से पानी की धारें फर्श पर गिरने लगती हैं, जिससे पूरी झोपड़ी में पानी फैलने लगता है। मैं तो सचमुच तंग आ चुकी हूँ इस बारिश से। ये बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। हर तरफ सीलन और पानी भर गया है। हाँ दीदी, सही कह रही हो। इस गरीबी ने क्या हमें कम परेशान कर रखा है, जो इस बारिश ने और हमारे जीवन को मुश्किल बना दिया है।
भगवान जाने वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा जब हम इस घर को छोड़कर किसी अच्छे से घर में शिफ्ट होंगे और हमें भी सुकून से रहने को मिलेगा। दोनों बहुएं काफी देर तक फर्श का पानी साफ करती हैं। तभी शाम के समय विमला छाता ताने हाथ में थैला लिए उनके घर आती है। देखो बहू, मैं वादा निभाते हुए सारा सामान ले आई हूँ। इसमें थोड़ी चना दाल है, बेसन है, हरी मिर्च है, आलू और प्याज भी है, तेल मसाला सब कुछ मैं ले आई हूँ। तुम लोग पकौड़े बना लो और फिर अपने लिए भी इसमें से थोड़ा रख लेना। ठीक है चाची, आप बैठिए, मैं अभी चूल्हा सुलगाकर गर्मा गर्म पकौड़े बना देती हूँ। अरे वाह विमला, आज भी पकौड़े? बारिश में आज पता है मेरा मन कर ही रहा था कुछ तीखा गरम पकौड़े खाने का। क्या माँ जी, आपका मन कर रहा था? और देखिए पकौड़े बनाने का न्योता खुद बाहर से चलकर आ गया है। इसी बात पर चूल्हा जलाते हैं। रेखा झटपट आंगन के किनारे चूल्हा जलाती है और कढ़ाई में तेल गरम करके दाल, प्याज और मिर्च के मसालेदार पकौड़े तलने लगती है। दूसरी तरफ कमला सिलबट्टे पर ताजा पुदीना, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डालकर खूब तीखी और चटपटी हरी चटनी पीसने लगती है। चूल्हे से उठती पकौड़ों की तीखी खुशबू से विमला के मुंह में पानी भर आता है। अरे बहू, मुझसे तो अब एक पल भी नहीं रहा जा रहा है। खुशबू ने तो भूख भड़का दी है। रेखा कढ़ाई से उतारकर थाली में पकौड़े और सिलबट्टे की तीखी चटनी सजाकर विमला के आगे रख देती है। विमला पहला पकौड़ा चटनी में डुबोकर मुंह में रखती है और खुशी से झूम उठती है। क्या टेस्टी है! आहा, अच्छा किया बहू तुमने बना दिया। सच में चूल्हे वाले पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये सिलबट्टे की तीखी चटनी तो बिल्कुल लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो सालों बाद मिला है। विमला पकौड़े लेकर चली जाती है और रेखा अपने परिवार के लिए भी थोड़े पकौड़े बचाकर ढक देती है। रात के समय रमेश और सुरेश स्टेशन से घर लौटते हैं, लेकिन आज दोनों के चेहरे बुरी तरह लटके होते हैं और वे बेहद परेशान दिखते हैं। रेखा और सरला दोनों पतियों के आगे रात में बनाई गई पतली खिचड़ी की थाली रख देती हैं। आज शाम को विमला चाची के लिए पकौड़े बनाने में मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसीलिए रात के लिए सादी खिचड़ी बना दी है। आप लोग खा लीजिए ना, कल सुबह कुछ अच्छा बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज अंदर से खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इन लोगों को अभी स्टेशन वाली बात बताना सही नहीं होगा, पहले ही घर में बहुत परेशानी है। दोनों भाई थोड़ा सा खाना खाकर सो जाते हैं और रात किसी तरह करवटें बदलते कट जाती है। अगली सुबह दोनों भाई मन भारी करके चाय की टपरी खोलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वे टपरी का तख्ता लगाकर चूल्हा जलाते हैं और चाय का पतीला चढ़ाते हैं। तभी अचानक एक सरकारी अफसर कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ वहां आ धमकता है। अरे तुम लोग अपनी ये चाय की टपरी फौरन हटाओ, यहाँ से सारा सामान समेटो। ये ऊपर से आया सख्त सरकारी ऑर्डर है। अब रेलवे स्टेशन परिसर में किसी की भी अनाधिकृत दुकान या टपरी नहीं लगेगी। तुम्हें अपनी टपरी भी खाली करनी होगी। सर जी, हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर कुछ रहम कीजिए, मत हटाइए हमारी इस छोटी सी टपरी को। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और यहीं पास की झोपड़ी में रहते हैं, इसी से हमारा चूल्हा चौका चलता है। हम कोई दलील नहीं सुनना चाहते। मैंने तुम्हें खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया। अब भुगतो। अफसर के इशारे पर कर्मचारी टपरी के बांस और तख्ते तोड़कर नाली में फेंक देते हैं और दोनों भाइयों को धक्के मारकर भगा देते हैं। रमेश और सुरेश रोते हुए और अपने टूटे हुए बर्तन समेटकर उदास मन से घर लौटाते हैं और अपने घर वालों को सारी बातें बताते हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया! अब हमारी रोटी का क्या होगा? आप लोग ऐसी हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई काम हमें जरूर मिल जाएगा। हाँ बहू बिल्कुल सही कह रही है, हौसला मत छोड़ो। मेरी पत्नी 7 महीने के पेट से है, अब कभी भी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। अगर उसके लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करूंगा मैं कैसा लाचार पति हूँ जो अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। धनिया लाने तक के पैसे नहीं है जेब में। बेटा देख, ऐसे हिम्मत मत हार। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 नए रास्ते खोल देता है। तुम दोनों शहर में कोई काम और ढूंढो, जरूर मिल जाएगा। अगले 2 दिन तक रमेश और सुरेश तेज बारिश में छाता ताने शहर के हर कोने, बाजार और दुकानों में मजदूरी ढूंढने भटकते हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं,
परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। तभी कुछ दूरी पर रहने वाली बुआ उनके घर आती हैं। अरे कमला, आज हमारे घर में मेरे छोटे पोते का जन्मदिन है। तुम सभी को सपरिवार आना है। बहुत बड़ी दावत रखी है हमने। हाँ बुआ जी, हम लोग जरूर आएंगे। कमला के जाने के बाद रेखा, माँ जी, घर में चूल्हा जलाने को एक दाना नहीं है। अच्छा है हम सब बुआ जी के घर चलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार बुआ के बड़े और आलीशान पक्के मकान में पहुंचता है, जहां बहुत सारे मेहमान जमा होते हैं। तभी रसोई के भीतर से बुआ का रसोइया पेट पकड़े पसीने से लथपथ होकर बाहर निकलता है। मालकिन, मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ और दर्द हो रहा है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं और खाना नहीं बना पाऊंगा। आप किसी और से बनवा लीजिए। अरे ऐसे कैसे बीच में छोड़ दोगे? मेहमान जमा हो रहे हैं, नाश्ता कौन बनाएगा? मुझे जाने दीजिए मालकिन। अगर मैं बाथरूम नहीं गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पेट में भयंकर गुड़मुड़ हो रहा है, न खाना भी बना पाऊंगा अब। रसोइया अपनी धोती को दोनों हाथों से पकड़कर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ भागता है और अंदर बंद हो जाता है। बुआ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। मैं चूल्हे पर पकौड़े तल दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और बुआ जी मैं सिलबट्टे पर तीखी और चटपटी चटनी पीस दूंगी। मुझे 2-3 तरह की चटनी बनानी आती है। आज ऐसी तीखी चटनी बनाऊंगी कि सब उंगलियां झाड़ते रह जाएंगे। सरला आंगन के चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है और बेसन के गाढ़े बैटर में आलू, प्याज और मिर्च डुबोकर खौलते तेल में डालने लगती है। दूसरी तरफ रेखा सिलबट्टे पर भुनी मूंगफली, पुदीना, हरा धनिया और लाल टमाटर रखकर बट्टे से दरदरी तीखी चटनी तैयार करती हैं। और मेहमानों के सामने जब चूल्हे के गर्मा गर्म पकौड़े और सिलबट्टे की तीखी चटनी परोसी जाती है तो सब दंग रह जाते हैं। आहा, क्या पकौड़े बनाए हैं, बहुत टेस्टी हैं। ऐसे पकौड़े तो मैंने शहर के किसी भी होटल में कभी भी नहीं खाए। मजा आ गया आज खाने में। ये तो मेरी बहुओं ने चूल्हे पर बनाए हैं, इसीलिए इसमें ऐसा इतना अनोखा और सौंधा स्वाद आ रहा है। हाँ तो मैं खुशबू से ही समझ गई थी, ऐसा स्वाद सिर्फ गांव की मिट्टी के चूल्हे में बनाए पकौड़े में ही आता है। ये कुरकुरापन गैस चूल्हे पर कभी नहीं आ सकता। गैस पर तो पकौड़े सही से पकते ही नहीं हैं। देखो ये अंदर तक पके हैं। सभी मेहमान बहुओं के बनाए पकौड़ों की जमकर तारीफ करते हैं। रात को परिवार ने वहां फ्राइड राइस और स्वादिष्ट खाना खाया। भरपेट खाना खाकर पूरा परिवार रात को अपनी झोपड़ी में लौट आता है। आज मुझे तो लगा था कि हम आज भी बिना खाए ही भूखे पेट सोना पड़ेगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और हमने अच्छा खाना खा लिया। पर रोज रोज ऐसा नहीं होगा भैया, हमें कल से कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे छोड़ो ये सब बातें, अभी चुपचाप सो जाओ, कल का कल देखा जाएगा। सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह घर में चूल्हा जलाने के लिए फिर से कुछ नहीं बचता। माँ, हम काम देखने जा रहे हैं, कोई काम मिल गया तो पैसे लेकर शाम को राशन ले आएंगे। बाहर रात भर से भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही होती है और सड़कों पर दरिया जैसा पानी बह रहा होता है। दोनों भाई एक पुराना छाता लेकर पानी में उतर जाते हैं, लेकिन रास्ते में चली तेज आंधी की वजह से छाता उनके हाथ से छूटकर उड़ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे छोटे? छाता भी गया, इस बारिश में कोई काम मिलेगा? भैया हार मत मानिए, चलते रहिए, शायद आगे कोई सहारा मिल जाए। सड़क पर कमर तक भरे गंदे पानी में उन्हें आगे का खुला हुआ गहरा नाला दिखाई नहीं देता और अनजाने में दोनों भाइयों का पैर गड्ढे में पड़ जाता है। दोनों भाई बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए पानी के भयंकर भंवर में समा जाते हैं और नाले के गहरे गड्ढे में डूबकर बह जाते हैं। दोनों भाई नाले के तेज बहाव में बहते बहते नदी की तेज धार में समा जाते हैं और पानी उन्हें बहुत दूर किसी अनजान शहर के किनारे फेंक देता है। इधर झोपड़ी में सुबह से दोपहर और दोपहर से काली रात घिराती है, लेकिन दोनों बेटों का कोई अता पता नहीं होता। माँ जी रात हो गई है, पर वो दोनों अभी तक लौटे नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे सुबह से ही मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें मना भी किया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तू इतना रो मत बहू, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को। अगर तू ऐसे रोएगी और परेशान होगी तो तेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। शाम को कमला और रेखा हाथ में टॉर्च और छाता लेकर घुटनों तक भरे गंदे पानी और कीचड़ में उतरकर आधी रात तक भटकती हैं, पर दोनों भाइयों का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वे दोनों रोते बिलखते खाली हाथ घर लौटती हैं
और ऐसे ही रोते तड़पते 1-2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जलता और कोई एक निवाला तक नहीं खाता। लगातार भूखे रहने के कारण गर्भवती सरला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ जी देखिए ना, दीदी को क्या हो गया है। वो जमीन पर अचेत पड़ी है। वो भूख की वजह से पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। अगर वो ऐसे ही भूखी रही तो उनके और उनके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हे भगवान, इस लाचार परिवार पर कैसी मुसीबत आ गई है। इस बेचारी के मुंह में डालने को एक दाना तक नहीं है। बड़े भैया और सुरेश का तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दीदी और उनके बच्चे को मैं आज नहीं आने दूंगी। माँ जी, मैं बाहर जाकर कोई भी काम करूंगी। रेखा फौरन अपने पड़ोस में जाकर एक महिला से काम के लिए हाथ जोड़ती है तो वो महिला उसे एक अमीर मालकिन मालती के बंगले का पता देती है। रेखा तेजी से चलकर मालती के बड़े बंगले पर पहुंचती है और मालकिन के सामने खड़ी हो जाती है। मालकिन, मुझे पैसों और मजदूरी की बहुत सख्त जरूरत है। घर में मेरी बड़ी जेठानी 7 महीने से पेट से है और खाने की बड़ी तंगी है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, आज मेरी नौकरानी नहीं आई है तो घर में ठीक से झाड़ू पोछा कर दे, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगी। रेखा तुरंत बाल्टी और कपड़ा उठाकर पूरे बंगले में झुककर पोछा लगाने लगती है। तभी बाहर फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और मालती के घर उसकी अमीर सहेलियां मिलने आ जाती हैं। वे सभी कांच की बड़ी खिड़कियों से बाहर बरसते पानी को देखती हैं। वाह मालती, कितनी सुहानी बारिश हो रही है यार। अपने बावर्ची को बोलना कि हम सबके लिए कुछ गर्मा गर्म और टेस्टी से पकौड़े वकौड़े बना दे। बावर्ची तो आज छुट्टी पर है और मुझे खुद कुछ बनाना आता नहीं है। पास ही पोछा लगा रही रेखा उनकी बातें सुन लेती है और धीरे से मालती के करीब आती है। मालकिन, अगर आप इजाजत दें तो मुझे बहुत टेस्टी पकौड़े बनाने आते हैं। क्या मैं आप सबके लिए पकौड़े बना दूं? हाँ बना दी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुश होकर तुझे कुछ पैसे बढ़ाकर दे दूंगी। ठीक है मालकिन, लेकिन मैं मिट्टी के चूल्हे पर बनाती हूँ। चूल्हे के पकौड़े की बात ही अलग होती है। हाँ मैंने भी सुना है पर कभी खाया नहीं। तो तू एक काम कर, तू चूल्हे पर ही पकौड़े बना दे। पर चूल्हा बनाएगी कहाँ? मालकिन, मैं बाहर आंगन में ईंटें रखकर चूल्हा बना लूंगी। ठीक है, मैं अभी नौकर को बोलकर आंगन में शेड लगवा देती हूँ। नौकर आंगन में 2 बांस गाड़कर ऊपर तिरपाल का शेड लगा देता है और रेखा ईंटों का चूल्हा जोड़कर आग सुलगा देती है। रेखा बेसन के गाढ़े बैटर में प्याज, दाल, आलू और हरी मिर्च मिलाकर चूल्हे की धीमी आंच पर खौलते तेल में पकौड़े तलने लगती है और साथ ही सिलबट्टे पर अपनी स्पेशल तीखी हरी चटनी पीसती है। चूल्हे से उठती पकौड़ों की चटनी और लाजवाब महक पूरे बंगले में फैल जाती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है, सुनकर ही मजा आ गया। मुझे तो बहुत तेज भूख लगाई है भाई, जल्दी से लेकर आओ ना मालती। मालती प्लेट में पकौड़े लेकर अंदर जाती है और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर खाने लगती है। पीछे कढ़ाई में थोड़े बहुत पकौड़े बच जाते हैं तो रेखा भूखी जेठानी की याद आते ही उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में भरने लगती है। तभी मालती अचानक रसोई में आती है और ये देखकर रेखा के गाल पर खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। चोर कहीं की, तू मेरे घर के पकौड़े ऐसे चुरा कर ले जा रही थी? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो ये पैकेट में भरकर आपके पास ही आ रही थी आपसे पूछने के लिए। घर में मेरी जेठानी जी 7 महीने की पेट से है और 2 दिन से भूखी है, तो मैंने सोचा वो भी थोड़ा सा खा लेंगी। बिना पूछे तूने मेरे पकौड़े को हाथ कैसे लगाया? तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहाँ काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं निकाल रही हूँ तुम्हें यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। ये ले अपने आज के पैसे। मालती कुछ पैसे फेंक कर रेखा को बंगले से बाहर निकाल देती है। रेखा रोती हुई उस पैसे से थोड़ा सा आटा, दाल और चावल खरीदकर अपनी झोपड़ी में लौटती है। क्या बात है बहू, आज तो तू काम पर गई थी, फिर इतनी उदास और रोती हुई क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? माँ जी देखिए ना, आज ही तो एक जगह काम मिला था और मालकिन ने झूठा इल्जाम लगाकर वो भी काम छीन लिया। रेखा के लाए थोड़े से राशन से उस दिन का खाना बन जाता है, लेकिन अगले ही दिन घर में फिर से चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अरे बहू, मैंने सुना है कि पास की बड़ी सब्जी मंडी में सड़ी गली सब्जियां छांटने की मजदूरी मिल रही है। चलो वहीं चलते हैं। ठीक है माँ जी, चलो फिर मंडी ही चलते हैं। कमला और रेखा एक पुराना छाता लेकर सब्जी मंडी पहुंचती हैं। तभी वहीं पास में एक चमचमाती कार रुकती है। कार से रेनकोट पहनकर सुनीता बाहर निकलती है और सामने से रेखा को आते देख पहचान लेती है। अरे तुम तो वही हो ना जिसने कल उस बारिश वाले घर में चूल्हे पर पकौड़े बनाए थे? हाँ, पर मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं। अरे मैं मालती की वही सहेली हूँ। तुम्हारे वो चूल्हे के बनाए पकौड़े और सिलबट्टी की पिसी हुई तीखी चटनी ना, उफ,
क्या कसब लग रही थी मुझे तो, और खाने का बहुत मन था पर मालती ने तुम्हें निकाल दिया। क्या तुम मेरे लिए अलग से पकौड़े बनाकर मुझे खिलाओगी? हाँ मालकिन, क्यों नहीं, मैं ज़रूर बना दूंगी। ये लो, मेरे पर्स से एडवांस पैसे रखो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी तो मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े चटनी बनाकर तैयार रखना। रेखा और कमला उन पैसों से खुशी खुशी जरूरी सब्जी और राशन खरीदकर घर लौट आती हैं। अगले दिन सुनीता अपनी गाड़ी से उनकी झोपड़ी पर आती है। रेखा चूल्हे पर लाल लाल पकौड़े तलकर और सिलबट्टे पर तीखी चटनी बनाकर डिब्बे में पैक करके सुनीता को सौंप देती है। तुम्हारे घर के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है रेखा, छत पे छू रही है, क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं मालकिन, मुझे मुफ्त का पैसा या भीख नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने दम पर मेहनत का काम चाहिए। बहुत स्वाभिमानी हो तुम। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। सुनीता चली जाती है, पर 2 दिन बाद फिर से रेखा सिर पर प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर काम ढूंढने निकलती है, पर शहर में कोई काम नहीं मिलता और वो उदास होकर लौट आती है। माँ जी, पूरा शहर छान मारा पर कहीं कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बहू, आज सोमवार है और मैंने सुना है कि बड़े मंदिर में शाम को महाभोग बटने वाला है। चलो हम दोनों मंदिर में जाकर भोग ले आते हैं। कमला और रेखा मंदिर पहुंचकर भोग लेने वाली लंबी कतार में लग जाती हैं। तभी रेखा की नजर सामने पड़ती है, जहां सुनीता और उसके पति वर्मा जी दोनों खड़े होकर भक्तों को पूड़ी, सब्जी और हलवे का भोग बांट रहे हैं। अरे रेखा, तुम यहाँ? हाँ दीदी, देखिए ना, ये दुनिया कितनी छोटी है जो हमारी आपसे फिर से मुलाकात हो गई है। सुनिए जी, मैंने आपसे जिस औरत के हुनर के बारे में बताया था ना, जो चूल्हे पर अद्भुत पकौड़े और सिलबट्टे पर चटनी बनाती है, ये वही रेखा है। अरे आप ही हैं वो? मेरी पत्नी तो रात दिन आपके चूल्हे वाले पकौड़ों की तारीफ करती नहीं थकती। कभी फुर्सत में हमें भी अपने हाथ का स्वाद खिलाइए। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, जरूर खिलाऊंगी। वे दोनों मंदिर से भोग की खिचड़ी, पूरी और आलू लेकर घर लौटती हैं और सब मिलकर भर पेट खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तेज बारिश के बीच सरला दर्द से कराहने लगती है और कमजोरी के कारण बिस्तर से उठ नहीं पाती। बहू उठना, क्या हो गया? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? माँ जी, पूरे बदन में बहुत कमजोरी लग रही है, उठा ही नहीं जा रहा। देख रेखा, तेरी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें आज किसी भी हाल में पक्का काम ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, दीदी आप आराम कीजिए, हम दोनों जाकर काम का जुगाड़ करके आती हैं। जब दोनों बाहर निकलने लगती हैं तो पड़ोसने उन्हें देखकर रोकती हैं और अपना पूरा फटा हुआ रेनकोट ओढ़ने को देती हैं। अरे तुम दोनों इस तूफानी बारिश में ऐसे नंगे सर कहाँ जा रही हो? ये लो, मेरा एक पुराना फटा हुआ रेनकोट है, इसे ओढ़ लो। दोनों एक पुराने रेनकोट को ओढ़कर भारी बारिश में सड़क पर निकल पड़ती हैं। तभी सामने से पानी के छींटे उड़ाती हुई एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। बारिश के कारण ड्राइवर को आगे कुछ दिखाई नहीं देता और गाड़ी सीधे उनके सामने आकर ब्रेक मारती है। अरे बचाओ, रुको रुको। अचानक झटके से गाड़ी रुकती है और कमला तथा रेखा सड़क के किनारे कीचड़ में गिर जाती हैं। कार में से एक सज्जन घबराकर बाहर निकलते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट मालिक वर्मा जी होते हैं। अरे आप लोगों को चोट तो नहीं आई? मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, बारिश की वजह से शीशे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गलती से हो गया। नहीं साहब, हमें पता है कि ये आपकी नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। हम बात करते हुए बीच सड़क पर आ गए थे। फिर भी बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, हम बहुत जरूरतमंद हैं। मेरा शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर आप चाहें तो उसमें साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम कर सकती हैं। ठीक है साहब, आप हमें ले चलिए, हम मेहनत से काम करेंगे। वर्मा जी दोनों को अपनी कार में बैठाकर सीधे अपने बड़े रेस्टोरेंट ले जाते हैं, जहां दोनों सास बहू लगन से झाड़ू पोछा करने लगती हैं। शाम को मिले पैसों से वे घर के लिए राशन खरीदती है और रात को चूल्हे पर ताज़ा खाना बनाकर खाती है। अगले दिन जब सास बहू रेस्टोरेंट के फर्श पर पोछा लगा रही होती है, तभी वहां सुनीता अपने पति वर्मा जी के साथ आ धमकती है। अरे रेखा, कमला जी, आप दोनों यहाँ? हाँ मालकिन, कल यहीं के रेस्टोरेंट मालिक साहब ने हमें यहाँ साफ सफाई का काम दिया है। लेकिन तुम यहाँ झाड़ू पोछा क्यों कह रही हो? सुनीता, क्या तुम सच में इन्हें जानती हो?
अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था ना कि एक औरत चूल्हे में बहुत लाजवाब पकौड़े और सिलबट्टे की तीखी चटनी बनाती है। ये वही रेखा और उनकी सास हैं। मंदिर में बताया तो था तुमको इनके बारे में। अरे अगर ऐसी बात है तो आज हमारे रेस्टोरेंट में भी अपने हाथ का कमाल दिखाइए, हमें भी खिलाइए। लेकिन साहब, आपके इस बड़े और आधुनिक रेस्टोरेंट में तो कहीं मिट्टी का चूल्हा है ही नहीं। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे रेस्टोरेंट के बगल में खाली जगह पर एक टीन शेड का बड़ा शेड बना हुआ है, आप वहां आराम से ईंटों का चूल्हा बना लीजिए। रेखा और कमला तुरंत शेड के नीचे ईंटें रखकर चूल्हा जलाती हैं और आलू, प्याज, हरी मिर्च तथा दाल को काटकर बेसन के मसालेदार बैटर में मिलाती हैं। रेखा चूल्हे की सौंधी आंच पर कुरकुरे पकौड़े तलने लगती हैं और कमला सिलबट्टे पर ताज़ा धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च की तीखी तीखी चटनी पीसने लगती है। ग्राहक हैरान हो जाते हैं। वेटर जब ग्राहकों की मेज पर चूल्हे के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी परोसता है तो ग्राहक उंगलियां चाटने लगते हैं। अरे क्या गजब का स्वाद है, चूल्हे की सौंधी आंच का ऐसा देसी स्वाद तो मैंने सालों पहले अपने गांव में खाया था। गैस के चूल्हे में ये बात कहाँ, अब तो मैं रोज शाम को यही पकौड़े खाने आऊंगा। देखा आपने, आपके रेस्टोरेंट की तो इस बारिश में बिक्री कई गुना बढ़ गई है। अब इन्हें हमेशा के लिए रख लीजिए। हाँ बिल्कुल कमला जी और रेखा जी, कल से आप दोनों हमारे रेस्टोरेंट में मेन कुक के पद पर काम करेंगी। आप सिर्फ चूल्हे के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी बनाइए, आपको झाड़ू पोछा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दोनों को अच्छी खासी पगार मिलती है और वे बाजार से सरला के लिए पौष्टिक सोयाबीन और राशन खरीदकर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी लौटती हैं। उस रात सभी लोग भरपेट अच्छा और पौष्टिक खाना खाकर सुकून की नींद सोने की तैयारी करते हैं। तभी आधी रात के सन्नाटे में झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाता है। सरला उठकर संभलते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने सिर और हाथ पर पट्टियां बांधे रमेश और सुरेश खड़े दिखाई देते हैं। अरे आप दोनों आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप लोग इतने दिन कहाँ चले गए थे? हम नाले के तेज बहाव में बहकर नदी में चले गए थे और दूसरे शहर के किनारे जा लगे थे। कई दिनों तक एक सरकारी अस्पताल में बेहोश पड़े रहे। आज जैसे ही होश आया तो हम सीधे घर वापस चले आए। हमें माफ कर दो, हम तुम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप दोनों सही सलामत लौट आए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी सारी परेशानियां भगवान ने दूर कर दी हैं। वो कैसे रेखा? मुझे और माँ जी को शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में चूल्हे के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी बनाने की पक्की नौकरी मिल गई है। हम दोनों अब वही काम करती हैं। ये तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अगली सुबह रमेश और सुरेश भी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वर्मा जी परिवार की पूरी दास्तान सुनाकर दोनों भाइयों को भी रेस्टोरेंट की देखरेख और डिलीवरी के काम पर रख लेते हैं। आप लोग इतने मेहनती और ईमानदार हैं और आपके घर के हालात के बारे में मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया है, इसलिए रेस्टोरेंट के पीछे बना हमारा पक्का पारिवारिक क्वार्टर खाली पड़ा है। आप सब आज ही उस टूटी झोपड़ी को छोड़कर इस पक्के मकान में शिफ्ट हो जाइए। पूरा परिवार खुशी खुशी उस पक्के मकान में रहने आ जाता है और दोनों भाई और दोनों बहुएं मिलकर इस रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन रमेश, माँ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की पकौड़े और चटनी की दुकान लगाएं। वैसे भी हमारे हाथ के पकौड़े और चटनी सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं। हम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करेंगे। अगले दिन से दोनों भाई दोनों बहुएं मिलकर अपनी खुद की पकौड़े और चटनी की दुकान खोल लेते हैं और धीरे धीरे उनके पकौड़े और चटनी का स्वाद सबको पसंद आता है और उनके पकौड़े अच्छी तरह बिकने लगते हैं। वो लोग पैसे इकट्ठा करके अपना घर भी बनवा लेते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।